नमस्कार, मैं आपके साथ महादेव बम शंकर हूँ। इस वक्त 2024 चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। मोदी सरकार की तरफ से लोगों के बीच जाकर अयोध्या में राम मंदिर को ज़ोर शोर से गिनाया जा रहा है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370, 3 तलाक, तमाम उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। इन सब के बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या जो विपक्षी गठबंधन है उसके क्या कुछ दावे हैं, साथ में मोदी सरकार की तरफ से जो काम को लेकर दावे किए गए हैं, इसके साथ ही क्या कुछ विदेश नीति रही है, देश के विकास के पैमाने पर उन्होंने कहाँ खड़ा किया देश को। आज इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त एन के मिश्रा हैं। एन के मिश्रा लगातार मोदी जी को फॉलो करते हैं, बीजेपी को फॉलो करते हैं, उनकी नीतियों को बेहद करीब से देखते हैं और लगातार ट्विटर के ज़रिए लिखते रहे हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह से मोदी जी के कामकाज को देखते हैं। एन के मिश्रा जी, लाइव तक पर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे देखते हैं मोदी जी का क्या काम है जो आपको बहुत पसंद आया, साथ ही आपको बाकी सरकार, चाहे मनमोहन सरकार हो, अटल जी की सरकार हो या इससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार हो, कई सरकारें बनी देश में, लेकिन मोदी सरकार क्योंकि 2 टर्म पूरा हुआ है और कहा जा रहा है, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 2024 में फिर से तीसरे टर्म में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। और मोदी जी की तरफ से दावा किया गया कि इस बार 370 सीटें जो है वो दी जाए। उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया है कश्मीर में, अब 370 सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए को 400 पार सीटें इस बार आएंगी। तो एक तो कि उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि उनके इस दावे में कितना दम है? दूसरा, क्या कुछ पॉलिसीज़ हैं जो आपको लगता है कि ये इन्होंने अच्छा काम किया है या देश की भलाई के लिए है? आपने 3 सवाल पूछे हैं बेसिकली। एक फॉरेन पॉलिसी को लेके, दूसरा जो मोदी सरकार की एस्पिरेशंस अबाउट द सीट 403 प्लस, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था? क्या कुछ पॉलिसीज रही है उनकी? क्या पॉलिसीज रही है? देखिए, दोनों टर्म में यूपीए और एनडीए की जो 10 इयर्स की टेन्योर रही है, इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस है विज़न का। यूपीए सरकार का कोई विज़न नहीं था और इस सरकार का 10 साल में एक विज़न है, विजन टू अचीव समथिंग फॉर अ नेशन। अब अगर किसी गवर्नमेंट ने, किसी ने 55 ईयर्स 60 ईयर्स रूल किया है, बट स्टिल वो अगर पंचवर्षीय योजना चलाते थे, 5 इयर्स प्लानिंग कमीशन, तो मीन्स आप 5 साल के लिए ही देश के लिए सोच रहे हैं। 5 साल के बाद देश को आप कहाँ देखना चाहते हैं? बट कि मोदी सरकार की जो नीति रही है वो 5 ईयर प्लानिंग है ही नहीं। वो इस हिसाब से प्लान कर रही है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में आप 100 ईयर्स में इंडिया को कहाँ देखना चाह रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो ये अंडरलाइनिंग है। जब आप इतना आगे का सोच के चलते हैं तो आपकी पॉलिसीज़ और जो भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम होती हैं तो उसी डायरेक्शंस में आपकी फ्लो होनी स्टार्ट होती है। तो दोनों सरकार के कंपैरिजन के तो ये एक बड़ा पैमाना है। दोनों का देश को देखने का नज़रिया ही डिफरेंट था, इसीलिए पॉलिसीज़ में डिफरेंस आपको दिखेंगे। दूसरा आपका था सीट शेयरिंग, सीट 403। उसमें कोई डाउट वाली कोई ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर जितने भी आज तक पॉलिटिकल पंडित ने सीट के ऊपर बोले हैं, कोई भी स्पेकुलेशंस किए हैं, जैसे 2014 है, 19 है, या उससे पहले जब वो सीएम थे, तो कभी भी वो ऐसा नहीं है सटीक अंदाज़ा कर पाए हैं। मोदी सरकार ने जितना अपना टारगेट लेके चले हैं वो उसको अचीव किया है और हर बार वो ब्रेक थ्रू किया है। तो इस बार भी आप अगर पॉलिटिकल पंडित ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं 403 नहीं आएगा, तो वो भी एक लाइन में करेक्ट नहीं है, क्योंकि आज तक का मोदी सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि वो हर बार उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। जी, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाया जाता है और सवाल ये उठ भी रहा है कि मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम सबको घर देंगे, तो सबको घर तो मिला नहीं। अब कह रहे हैं 2047 तक हम देश को विकसित कर देंगे, तो आप कैसे विकसित कर देंगे? तो ये सवाल उनके पॉलिसी पर उठ रहा है। विपक्ष का काम खाली सवाल उठाना नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। विपक्ष का रोल देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट वो इम्पॉर्टेंट तभी है जब वो विपक्ष कंस्ट्रक्टिव काम करे। अगर वो हर चीज़ का डिस्ट्रक्टिव ही एनालिसिस करेगा तो वो कभी कंक्लूड नहीं होगा। जो पार्टी 60 साल 70 साल में इस देश में, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूं, वो 100% नहीं कर पाए। कोई भी आप पब्लिक वेलफेयर स्कीम ले लिए, नहीं कर पाए। तो आप अगर 10 साल में ही किसी को
पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, जबकि वो पॉलिसीज़ ऑन ग्राउंड पे लोगों को इफेक्टिव नज़र आ रहा है, लोगों को मिल रही हैं। बेशक 100% नहीं हुई हैं, बट एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है, तो दैट मीन्स वो पॉलिसी तो इफेक्टिव है। और जो 60 साल 70 साल रूल करके गए हैं, आज वो अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% वो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, 50% भी नहीं कर पाए, और 10 साल में कोई चीज़ 100% अचीव कर ले, तो उसका क्वेश्चन ही वाइबल नहीं है। एक मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगातार लगता है तानाशाही का। जब हमने देखा पिछले सेशन में जब संसद सुरक्षा को लेकर मामला उठा तो 147 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। एक दूसरा आरोप लगता है विपक्ष की सुनते नहीं है। तीसरा आरोप लगता है कि आप जो भी डिसीजन जब मन में हुआ उठा के आपने कर दिया। तो ये जो एलिगेशंस एक सरकार के लिए ज़रूरी तो है ना एक स्वस्थ लोकतंत्र में कि विपक्ष मजबूत हो। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो तानाशाही वाला बात हो जाएगा ना। फिर देखिए, विपक्ष मजबूत हो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वो अपने आप को मजबूत करे। अगर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार या कोई भी सरकार जो भी पावर में है वो विपक्ष को मजबूत करे, तो वो बेईमानी है, वो सोचना ही गलत है। आप पब्लिक से अगर कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाए हो तो आपकी प्रॉब्लम है, उसमें मोदी सरकार क्या कर सकती है। आपको अगर स्ट्रांग होना है तो आपको काम करना पड़ेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हर चीज़ पे क्वेश्चन उठा सकते हैं और जो उठा रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो स्टेट गवर्नमेंट्स में सरकार रही है, चाहे राजस्थान में रही है, छत्तीसगढ़ में रही है, कर्नाटक में रही है। आपने क्या किया है? जो भी रिलीजन्स जो एंटी हिंदू वाला एक सेंटिमेंट है उसको आप लोगों ने हमेशा बढ़ावा दिया है। अभी रिसेंटली आप कर्नाटक में ले लीजिए, आपने क्या बिल पास किया है? 10% जो है वो मंदिर के रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो सारी आपकी पॉलिसी ही एंटी पब्लिक ही रही है। आपने हिंदू की बात की तो यहाँ पर मोदी जी के ऊपर आरोप लगता है कि सिर्फ वो एक धर्म को बढ़ावा देते हैं, खाली मंदिर मंदिर जाते हैं। दूसरा, मुसलमानों को सेकंड क्लास का सिटीजन उन्होंने बना दिया है, जो जो सीए लेकर के जो कानून पास किया उन्होंने। तो इस तरह के जो, क्योंकि एक तबका है अल्पसंख्यक जो आज अपने आप को खौफ में कहीं ना कहीं देख रहा है, तो वो क्या वजह देख रहे हैं आपकी? क्योंकि जब एक भारत में धर्मनिरपेक्ष देश और सभी को समान राइट्स दिए गए हैं, तो इस ऐसे में अगर पीएम के ऊपर ये एलिगेशंस लगता है तो इसको कैसे देख रहे हैं? इस देश में पहले तो बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष देश कब हुआ, कैसे हुआ? आपने इमरजेंसी में एक वर्ड आप प्रेमबल में ऐड कर दिया तो उससे धर्मनिरपेक्ष हो गया। जबकि अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे, उसमें पहली जो फोटो स्टार्ट होती है वो राम लक्ष्मण सीता की होती है। तो आपका धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही क्या है? उसका कोई सेंस ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ आप बोल रहे हैं डर और भय अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर का अगर नहीं रहेगा तो वो देश कभी चलेगा नहीं। आप सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी देश का एग्जांपल ले लीजिए, और कुछ स्पेसिफिक जिस कम्युनिटी की आप बात करते हैं वो कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ऐसा ही है। उसको किसी एक चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। जो जहाँ है वो उसी से प्रॉब्लम है। वो अगर आपस में है तो आपस में किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। तो उनके काम को ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं, और मोदी जी का जो काम है उनके रेटिंग्स को 10 में से कितना देंगे? मोदी जी की रेटिंग 10 में से 10 है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आप 100% बेसिक अचीव नहीं कर पाए, बट उस प्रोजेक्ट के लिए आपकी इंटेंशन जो है, इंटेंशन प्योर है। आप इंटेंशन वो आप शो कर पा रहे हैं कि वो देश के कंस्ट्रक्शन में आप काम कर रहे हैं। जहाँ इंटेंशन पे क्वेश्चन होता है वहाँ डेफिनेटली वहाँ क्वेश्चन हो जाता है पॉइंट और जो भी पैरामीटर्स आप डिसाइड करेंगे। जहाँ पैरामीटर्स की बात होती है, अगर आपका इंटेंशन प्योर है, बेसिक आपके पास रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको उसको पॉइंट देना पड़ेगा। जी। तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट एन के मिश्रा का मानना है कि मोदी गवर्नमेंट ने वेलफेयर को लेकर लगातार काम किया है, उनको 10 में से 10 मिलना चाहिए। और उनका ये मानना है कि भले ही उन्होंने सारे काम जो उन्होंने वादे किए हो ना किया हो, लेकिन एक गंभीर प्रयास ज़रूर उन्होंने किया है। और आज की हमारी चर्चा यहीं तक। आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।